हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज 13 मार्च 2024 को पॉलिटिकल साइंस विषय का एग्ज़ाम है और पॉलिटिकल साइंस विषय की तैयारी करवाने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी दो नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विक रिवीजन करवाऊंगा, यानी कि एक तरह से तैयारी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि जहाँ पर प्राइवेट और जो सरकारी कंपनियाँ हैं दोनों का सह अस्तित्व हो, यानी कि दोनों का अस्तित्व पाया जाए अर्थव्यवस्था में, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आंसर में देखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जब देश में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भी व्यवस्था की जाए, यानी कि दोनों की व्यवस्था हो, प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां। ऐसी व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से समाजवादी होती है, यानी कि ऐसी व्यवस्था को ना तो ये पूरी तरह से समाजवादी होती है और ना ही पूरी तरह से पूंजीवादी होती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है हरित क्रांति का अर्थ लिखिए। हरित क्रांति किसे कहते हैं। आंसर देखें, हरित क्रांति को कृषि उत्पादन के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि हरित क्रांति का मतलब है कि जो कृषि का जो उत्पादन था उसको बढ़ाना, इसलिए इसको कृषि के साथ जोड़ा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों बाद तक भारत खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं था, यानी कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत जो है कई सालों तक खाने पीने की जो चीज़ें थी उसमें जो है आत्मनिर्भर नहीं था। यानी कि जैसे कि गेहूं है, गेहूं का उत्पादन भारत के अंदर इतना नहीं होता था कि वो अपने लोगों का पेट भर सके, इसलिए जो है भारत को गेहूं जो है आयात कराना पड़ता था, यानी कि दूसरे देशों से लेना पड़ता था। तो हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ कि उन्नत तकनीक, अच्छे बीजों का प्रयोग करने से, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करने से उत्पादन को बढ़ाया गया, जिससे कि भारत जो है अपने खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर बन सका था। तो उसके लिए जो है हरित क्रांति आवश्यक थी। तो यही चीज़ इसमें लिख रखी है। देश को खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का सहारा लिया गया। इसके अंतर्गत खेती में नई तकनीकें, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हरित क्रांति में खेती के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया, प्रयोग किया गया, जिसमें उन्नत प्रकार के बीज, जिसमें अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, अच्छे खादों का यूज किया गया और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, ताकि जो किसान हैं वो अपना उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। इससे कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई, यानी कि कृषि के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई और भारत खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो गया। कृषि उत्पादन में इस आश्चर्यजनक वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया, यानी कि कृषि में जो इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य संकट के क्या परिणाम हुए थे। तो आंसर देखें, भारत में खाद्य संकट का मुख्य परिणाम यह हुआ कि उसे खाद्य पदार्थों, गेहूं आदि का अन्य देशों से आयात करना पड़ा, यानी कि दूसरे देशों से जो है खाद्य पदार्थ मंगाना पड़ा, जिससे भारत की विदेशी पूंजी पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो विदेशी पूंजी जो थी उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जो है सामान को, यानी कि गेहूं जो है, खाद्य पदार्थ जो है, उनको आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसका प्रयोग करना पड़ता है, जिस वजह से जो है मुद्रा भंडार कम हो गया। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ संकट का हल ढूंढने के लिए तकनीकी हल खोजने का प्रयास किया गया। तो इस वजह से जो है खाद्य पदार्थ का जो ये संकट था इसके समाधान के लिए जो है तकनीकी हल खोजा गया। इस प्रयास से कृषि क्षेत्र के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। खाद्यान्न संकट ने देश की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया, यानी कि जो खाद्यान्न खाने पीने का जो चीज़ों का जो संकट था इसने देश की राजनीति को प्रभावित किया। तेज़ी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में भारत में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेहरू की विदेश नीति के कोई दो उद्देश्य बताए। यानी कि नेहरू जी को जो है विदेशी नीति का जो है जनक भी कहा जाता है। और पहला पॉइंट है इसके अंदर, विश्व के अन्य देशों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करना और गुटों से अलग रहने की नीति, यानी कि जो गुट निरपेक्षता थी, जो ध्रुवीकरण था, उससे अलग रहने की जो नीति थी वो नेहरू की देन थी।
जिसको गुट निरपेक्षता भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की दलीय व्यवस्था के कोई दो लक्षण दीजिए। पहला है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि एक से ज़्यादा दल है। भारत में कई राजनीतिक दलों का गठन धर्म अथवा जाति के आधार पर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप कौन से हैं? तो आंसर देखें, अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप निम्नलिखित हैं: सैन्य शक्ति, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक प्रभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो पाकिस्तान की जो स्थापना थी 1947 में हुई थी भारत के साथ ही, और इसका मुख्य कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन था, यानी कि बंटवारा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, मानव अधिकारों व मौलिक अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 2 कारण बताएं। देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और वनों की कटाई की वजह से तथा भूसरता की वजह से भी जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर देखें, विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन सहन का स्तर विकसित करना होता है, यानी कि लोगों के रहन सहन का जो स्तर है उसको विकास करने का मतलब है जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेटर करना, यानी कि अच्छा करना। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों का जीवन स्तर न केवल ऊंचा हो बल्कि उन्हें वे सभी मूलभूत जो चीज़ें हैं, आवश्यकताएं जो हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनकी पूर्ति हो, यानी कि सभी को ये चीज़ें मिले। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी व संपन्न बना सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास का पूंजीवादी मॉडल क्या है? यानी कि पूंजीवादी क्या होती है, इसके बारे में बताना है। विकास के पूंजीवादी मॉडल का यह कहना है कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब है कि पूंजीवादी मॉडल के अंदर जो है राज्य का, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। यह मॉडल मुक्त व्यापार, यानी कि इस मॉडल के अंदर मुक्त व्यापार होता है, खुली प्रतियोगिता होती है, निजी क्षेत्र होते हैं और निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर ये आधारित होते हैं, यानी कि टोटली प्राइवेटाइजेशन होता है। दूसरे शब्दों में यह मॉडल निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने के 2 मुख्य कारण क्या थे? यानी कि भारत ने जो परमाणु बम बनाया था उसके पीछे 2 मुख्य कारण बताने हैं। पहला कारण है आत्मरक्षा के लिए, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने परमाणु शस्त्र बनाए। दूसरा है विश्व परमाणु शक्ति क्लब में शामिल होकर सैन्य शक्ति के रूप में पहचान बनाना, यानी कि जो विश्व परमाणु शक्ति वाले जो देश हैं उनमें शामिल होकर अपनी जो है अलग पहचान बनाने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ के पतन के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखे, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि रसिया का, तो उसके कोई 2 पॉजिटिव परिणाम बताने हैं। तो पहला है, सोवियत संघ के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध से जारी शीत युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध उस समय को कहते हैं जिस समय पर युद्ध तो नहीं चलता लेकिन युद्ध की तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से चलती, यानी कि सभी देश जो है हथियार बनाने में के पीछे लगे हुए थे। तो उस टाइम पीरियड को जब युद्ध नहीं चल रहा था लेकिन युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो उसको शीत युद्ध कहा गया है। और दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ के पतन से खतरनाक एवं परमाणु हथियारों की होड़ समाप्त हो गया, यानी कि जो परमाणु हथियार बनाने की जो देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन चल रहा था वो भी समाप्त हो गया और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। तो ये 2 पॉजिटिव परिणाम थे सोवियत संघ के विघटन के। उसके बाद है अगला, सार्क की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताओ, यानी कि सार्क ये जो संगठन है क्यों बनाया गया था, इसके 2 उद्देश्य बताने हैं। दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण होते, यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर जो लोग हैं उनके भलाई के लिए जो है कार्य करने के लिए ये बनाया गया है।
उसके बाद है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कोई 2 उदाहरण बताइए। आंसर देखें। पहला कारण है विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु, यानी कि विश्व में शांति बनी रहे इसके लिए और सुरक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए, यानी कि सभी देश आपस में सहयोग करें, इस भावना को बढ़ाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कोई 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए। तो पहला है, वैश्वीकरण से तीव्र आर्थिक विकास हुआ, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो है तेज़ी के साथ आर्थिक विकास हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब वस्तुओं का विश्व पटल पर जो है, यानी कि विश्व लेवल के ऊपर व्यापार हो, व्यापारीकरण। उसके बाद है, वैश्वीकरण से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हुआ, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो वस्तुएं हैं एक देश से दूसरे देश में जो है ले जाना आसान हो गया, सेवाओं का और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का चुनाव किया गया? आंसर देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि भारत में आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था में देश में निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सरकारी जो क्षेत्र, यानी कि सरकारी कंपनियां जो हैं उनकी व्यवस्था की गई। सरकारी क्षेत्र में वे सभी उद्योग धंधे आ जाते हैं जिनका नियंत्रण राज्य के हाथों में, यानी कि सरकारी क्षेत्र के अंदर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर वो सभी उद्योग धंधे आ जाते हैं जिनका नियंत्रण राज्य, यानी कि सरकार के पास होता है। और उनके अनेक धंधे निजी क्षेत्र में चलते हैं, और उनके अनेक धंधे जो हैं निजी क्षेत्र में भी चलते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी हैं। इस व्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, यानी कि निजी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं? निजी क्षेत्र में सुसंगठित उद्योग के अतिरिक्त कृषि, लघु उद्योग, व्यापार तथा गृह निर्माण एवं इससे संबंधित अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया है। उसके बाद है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो आंसर देखें। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो अमेरिका में है, व्हार्टन स्कूल के नाम से सन 1881 में खोला गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन की खुले द्वार की नीति को स्पष्ट करें। आंसर देखें। चीन द्वारा सन 1978 में देश में आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई, जिससे विदेशियों को चीन में पूंजी निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया। इससे चीन उन्नत एवं उच्च विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से देश की उत्पादकता में ज़बरदस्त वृद्धि करने में सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतियोगिता में बहुत लाभ हुआ और विश्व में उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आंसर देखें। वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ है विश्व सतह पर तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि, जिसके कारण विश्व का वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के मध्य 2 मुख्य विवाद कौन से हैं? एक तो सीमा विवाद, दूसरा भारत का तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण देना। तो ये थे आपके सभी 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।